तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास था एक फिज़िकल क्वांटिटी जिसका नाम है टेम्परेचर, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है आपको हमने बताया था, केल्विन। तो इसे नापने के लिए हमको एक उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस उपकरण का नाम है थर्मोमीटर। फॉन्ट तो इंग्लिश में बहुत आसान है, इसे हिंदी में लिख लेना, ठीक। इसी प्रकार से एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है हीट। हीट का यूनिट क्या था, मैंने आपको बताया था हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। और इसको नापने के लिए जो उपकरण लगता है उसका नाम है कैलोरीमीटर, ठीक। कैलोरी वर्ड से आपको याद आएगा कि कैलोरी भी एक यूनिट है ना। बट याद रखिएगा एसआई यूनिट कौन सी है, जूल है, कैलोरी नहीं है इसकी एसआई यूनिट। एक यूनिट है, एक मापने का एक और मात्रक है ये, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं इन्हीं से कुछ क्वेश्चन। जैसे थर्मोमीटर जो होती है वो कुछ यूँ दिखती है ना, ऐसा। अरे थोड़ा गड़बड़ बन गया। चलिए, जो थर्मामीटर रहता है उसके अंदर आपने देखा होगा आगे में एक, यहाँ पर है ना, यहाँ पे एक लिक्विड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। इसका सिंबल Hg होता है। मरकरी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये चमकता है ना। अगर पानी ले लेंगे तो पारदर्शी हो जाएगा, तो हमको अच्छे से रीडिंग नहीं दिखेगी। एक तो चमकता है, ऊपर से शीशे पर चिपकता नहीं है, शीशे पर स्टिक नहीं होता है, चिपकता नहीं है नो स्टिक। और क्या बात है, थोड़ी सी भी हल्की सी भी गर्मी होने पे ऐसा नहीं कि तुरंत वो एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। एक्सपेंड होता है, सेंसिटिव होता है, बट एवोपरेशन नहीं होता। एवोपरेशन मतलब आपने देखा होगा जब हम किसी बॉटल में, अगर हमारे पास में कोई एक बॉटल है और उसमें अगर हम पानी रख देते हैं बहुत दिन के लिए, तो यहाँ पे ना वाइट 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 हो जाता है, वो एवोपरेशन कहलाता है। मतलब पानी जो है सतत अपनी सतह से वाष्प को छोड़ते रहता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हम थर्मामीटर में किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिखेंगे मरकरी का। रीज़न मेरे को नहीं लगता आएगा तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पूछेगा टेम्परेचर नापने का यंत्र, थर्मामीटर, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ऐसा यूनिट, ठीक। कैलोरीमीटर बन सकता है। कैलोरीमीटर में क्या होता है बेसिकली, तो एक तांबे का छोटा सा कंटेनर होता है। क्या होता है, तांबे का छोटा सा कंटेनर होता है, कॉपर का होता है। डीपली पूछ लिया तो ठीक है, ये प्रयोगशाला में भी काम आ जाएगा, टेट और शिक्षक भर्ती में भी काम आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मली चीज़ बता रहा हूँ। जूल और कैलोरी में अगर संबंध पूछ ले तो 4.18 जूल दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। कैलोरी बड़ा होता है, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसे याद रखने का एक और इजी तरीका बता रहा हूँ। लगभग ना इतना ही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वाटर की वो भी लगभग इतनी ही होती है ना। चलिए इधर से क्वेश्चन लेते हैं। सी से क्वेश्चन बनाते हैं। सी का वैल्यू वाटर के लिए क्या हो सकता है, तो 4.18 होता है। ये होता है जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना। लेकिन यही जब हम लोग ऐसा यूनिट लेंगे तो इसमें 100,000 का गुणा कर देंगे, ठीक। ये वैसे आने का चांस नहीं है उतना डीप, प्रयोगशाला वालों के लिए ठीक है, सीजी टेट और उनके लिए ठीक नहीं है, उतना नहीं पूछेगा। फिर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से और कुछ नहीं है। मास का किलोग्राम हमने बता ही दिया है, ये नॉर्मल फिजिक्स में आता है ना। और इधर से कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जा सकते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में, इन तीनों में सबसे स्पीड कौन सा होगा, रेडिएशन होगा, क्योंकि किरणों के थ्रू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, कम गर्म करेंगे, बट बहुत जल्दी गर्म करेंगे, है ना, तुरंत पहुँचते हैं। पहुँचने का जो माध्यम है उन तीनों में ये सबसे तेज़ यही है। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं आपको बोलूँ हीट आपको फेस करना है और ये आपका चम्मच है और चम्मच में ऐसे हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, और तब मैं कहूँ कि आप यहाँ पे टच करिए और आपको हीट, तो कुछ सेकंड बाद आपको पता चलेगा। जबकि रेडिएशन में क्या होता है, तुरंत पता चलने लगता है।
सूरज के पास जाएंगे तुरंत आपको पता चलने लगेगा कि ऊष्मा आपको मिल रही है। सबसे तेज़ ये होता है। एक क्वेश्चन ये होता है कि किसी बर्तन, कोई बर्तन है ना, उसके जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उसको हम लोग ब्लैक कलर से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैक जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्ब करता है हीट। क्या करता है? ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट। तो जो नीचे का पेंदा होता है, बॉटम जो होता है, उसको हम लोग ब्लैक कलर से करते हैं पेंट, है ना। इसका उल्टा होगा सिल्वर। अगर हम सिल्वर कलर से कोई चीज़ को ढक दें तो हीट क्या होगी? टकरा के वापस अंदर की ओर आ जाएगी, है ना। इसलिए आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या करता है? हीट को अंदर प्रिजर्व करके रखता है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिजर्व कर देता है काफ़ी लंबे समय। इतने क्वेश्चन अभी फ़िलहाल हमने देखे हैं हेड से। जो प्रयोगशाला वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स और बनाएंगे, है ना। सीजी टेट वालों को इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल्स के अलग से एक वीडियो होगा, जो प्रयोगशाला वाले देख सकेंगे उनके लिए बेहतर होगा, आप लोग मत देखिए। अब हीट के बाद आते हैं हम लोग एक टॉपिक फोर्स पे। ठीक, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि थ्योरी ना लगभग दोनों के लिए सेम पढ़ा रहा हूँ। प्रयोगशाला के लिए थोड़ा डीप में अलग से एक और वीडियो हो जाएगा न्यूमेरिकल बेस में। चलिए, फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, ये यहाँ पर एक बॉल है और इस बॉल को अगर मैंने उंगली से ढकेला तो बॉल क्या होगा? आगे की ओर चला जाएगा। ठीक, तो बॉल किस में आ जाएगा? एक गति को प्राप्त कर लेगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब बल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को गति में ला सकते हैं। इसका विपरीत भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बॉल गतिमान है, चलते हुए आ रही है, तो उंगली से हम रोक भी सकते हैं। अगर छोटी बॉल है तो, बड़ी बॉल होगी तो फुटबॉल जैसे तो पाँव से रोकेंगे। तो इसका मतलब हम उसे रोक भी सकते हैं। मतलब किसी की गति को विरामावस्था में ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। मतलब मोशन, रेस्ट से मोशन में ले जा सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ले जा सकते हैं और मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक बैंड को ले लिया। अब ये बैंड मान लीजिए दीवार में लगा हुआ है। ठीक, ये मतलब मान लेते हैं स्प्रिंग है, छोटी सी पतली सी स्प्रिंग है। तो मतलब मैं फोर्स लगा क्या कर सकता हूँ? स्प्रिंग को एक्सपेंड कर सकता हूँ, है ना, फैला सकता हूँ। मतलब कि किसी भी वस्तु का डायमेंशन, क्या डायमेंशन, उसकी विमाएं क्या कर सकते हैं? विमाएं जो हैं बदल सकते हैं, है ना। तो फोर्स क्या क्या करता है? रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, किसी की डायमेंशन को चेंज कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। स्प्रिंग को आप दबा भी सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ हो जाता है फोर्स से। ठीक, चलिए, परिभाषा हो गई। यह आएगा नहीं, लेकिन आप याद रखिए, क्या पता इजी क्वेश्चन एक ठो आ जाए। अब फोर्स क्या है फिजिक्स की भाषा में? ये मात्रक है कि एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसका उत्तर होगा, क्या हम फोर्स महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल। उंगली से कोई गाल को दबाएगा तो हम महसूस करेंगे, कोई हमको धक्का देगा तो हम महसूस कर सकते हैं। तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसे नापा भी जा सकता है, तो एक क्वांटिटी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला तो अब याद रखिए, कोई फोर्स मतलब मारता है पीछे से, हमको एक मुक्का मार दे तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलेगा? माँ, है ना। हमदर्द में याद करते हैं, तो ये हो गया F फिजिकल टू एम ए। यहाँ पे M होता है मास और A होता है एसेलरेशन। क्या होता है? एसेलरेशन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं त्वरण और इसे कहते हैं द्रव्यमान। ठीक, ये हो गया द्रव्यमान। अब इसका यूनिट क्या होगा? बहुत आसान है। द्रव्यमान का क्या यूनिट होता है? ऐसा यूनिट लिख दीजिए, किलोग्राम। और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये बोलने में बड़ा अटपटा है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितनी बार बोल सकते हैं हम लोग? ज़बान लड़खड़ा आ जाएगी। इसके लिए हमने एक नया यूनिट लगाया है, वो है न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पे ही उन्होंने इसके बारे में सारी थेसिस और थ्योरी लिखी थी, तो उन्हीं के नाम पे हमने इस यूनिट को कर दिया है। न्यूटन लिखते समय कैपिटल N होगा, और अगर शॉर्ट में भी लिखना चाहेंगे तो भी कैपिटल N होगा, क्योंकि जब यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है तो उसे सम्मान देने के लिए उस यूनिट के पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये चीज़ मोल में नहीं होगा, ये चीज़ सेकंड में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। ठीक, जैसे पास्कल जब आएंगे तो कैपिटल P होगा, उसके बाद A लिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए,
अब फोर्स के ना दो यूनिट, जैसे ये तो ऐसा यूनिट हो गया आपका, एक छोटा यूनिट भी हमको जानना चाहिए, तो उसे कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। ये क्या कहलाता है? सीजीएस यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीजीएस यूनिट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, तो आपको यही चीज़ पूछेगा। न्यूटन कॉमन है, पता चल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। न्यूटन्स लॉज। फर्स्ट लॉ जो है उसे हम जड़त्व का कहते हैं, इसे इंग्लिश में इनर्शिया भी कहते हैं और हिंदी में जड़त्व कहते हैं, जड़ का तत्व। दूसरा जो है वो मोमेंटम से बना हुआ है ना, जिसे हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और तीसरा जो है वो रिएक्शन से बना हुआ है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो एक्शन को क्या कहेंगे? मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक, दोनों साथ साथ चलती हैं। एग्जाम्पल से याद रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ये पेड़ है, इस पर फल लगे हुए हैं, पेड़ को अगर कोई ऐसे हिला देगा तो पेड़ तो ऐसे शेक होगा दोनों साइड मोशन में, बट फल तुरंत मोशन में नहीं आ पाते हैं और वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। जैसे बस है ना, ये बस है। बस का एक नियम कॉमन रहता है कि बस में मान लीजिए अचानक बस आगे की ओर जाती है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो जिसके पाँव तो इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, बस के साथ, तो जैसे ही बस आगे जाती है ना, तो बॉडी का निचला हिस्सा तुरंत वेग में आ जाता है, बट ऊपर का हिस्सा क्योंकि स्थिर रह जाता है तो वो पीछे की ओर गिरने लगता है। इसका विपरीत होता है ब्रेक लगते समय। जब गाड़ियों पे ब्रेक लगती है, बस में ब्रेक लगता है, तो निचला हिस्सा जल्दी ब्रेक लगाने के कारण स्थिर होना चाहता है, जबकि ऊपरी हिस्सा वैसी गतिमान रहता है तो आगे की ओर गिरने लगता है। ये सब कॉमन है। संवेग परिवर्तन की दर, इसका याद रख लीजिएगा। कैच जो करते हैं ना बॉल को क्रिकेट में, हमेशा कैच करते समय बॉल को पकड़ के हम पीछे की ओर थोड़ा सा ले जाते हैं और स्लो करते हैं, है ना। तो जैसे ये बॉल आ रही है, तो ऐसा नहीं बॉल को मैं फट से जाके ऐसे हाथ से नहीं पकड़ लूँगा। ये किसी का मान लीजिए हाथ है ना, मान लीजिए हाथ है, ये उंगलियां है ये, तो वो तुरंत ऐसे हाथ को ऐसे फैला के पकड़ नहीं लेता है ना। वो क्या करता है? वो क्या करेगा? हाथ बॉल पे लगाएगा और हाथ को यहाँ तक ले जाएगा, और फिर यहाँ क्या करेगा? उसे पूरा रेस्ट पे लाएगा, यहाँ तक ले जाएगा, इसकी उंगलियाँ है, इतना पीछे ले जाएगा और वहाँ जाके रोकेगा। तुरंत ऐसे दीवार की तरह नहीं रोकेगा, उसको हाथ में दर्द हो जाएगी क्योंकि बॉल बहुत वेग के साथ आएगी। तो बॉल में वेग होने के साथ क्या होगा? एक वो बल लगाएगा, तो इसके कारण हाथ में झंझनाहट भी आ सकती है, दर्द भी हो सकता है। इसलिए क्या करेगा? बॉल को हल्का से टच करेगा, धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाएगा और ग्रिप मजबूत करता जाएगा और बॉल को स्लो करेगा। और ये तो जानते ही हैं, जैसे ये नाव है, ये नाव है, लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे नाव है और यहाँ पे किनारे पे यो खड़े हैं, है ना। अब वो क्या करेंगे? इनको जंप करना है। तो जब नाव पास आती है तो जैसे ही वो एक पाँव इसमें रखते हैं और पिछला पाँव ज़मीन से छोड़ते हैं, नाव आगे की ओर बढ़ने लगती है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे दो बॉल आती हैं, आपको देखा होगा, जब दो बॉल आती हैं आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? ये अपना फोर्स इसमें लगाती हैं, ये इसमें लगाती हैं, और दोनों विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, है ना। ऐसा बंदूक में भी होता है, गोली जब आगे चलती है तो बंदूक पीछे की ओर जाती है। तो ये सारे न्यूटन के नियम हैं, लॉज ऑफ मोशन है, गति के नियम हैं। पहला वाला जो है ये गैलीलियो ने भी लिखा है इसे, है ना। तो अगर कहीं गैलीलियो आ जाए तो फर्स्ट वाले को ही लिखिएगा, ठीक। फर्स्ट वाला इनर्शिया जड़त्व का भी नियम है, न्यूटन का पहला गति का नियम भी वही है, और गैलीलियो का भी पहला नियम वही है। इसके बाद चलिए दूसरे पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई बॉल है जिसका वज़न 1 किलोग्राम है, उस पर कितना फोर्स लगाएं कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड का एक्सेलरेशन को प्राप्त कर ले। बहुत इजी है, F=ma ले ले, m का वैल्यू 1 kg लगा ले और इसको लगा ले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उत्तर आएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 1 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस त्वरण के साथ आगे बढ़ने लगेगा। त्वरण गति क्या होता है ये उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल जो दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं।
एक मास और वेट का भी मैं बता देता हूँ। मास और वेट और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, टेट वाले भी देंगे, शिक्षक भर्ती वाले भी देंगे और प्रयोगशाला वाले भी ध्यान देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु जो भी कहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसे ही मास कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम वेट समझते हैं। वेट में क्या होता है कि वही वस्तु रहती है पर उसे उसके केंद्र से ठीक 90 डिग्री नीचे की ओर पृथ्वी खींचती है ना। ये स्मॉल जी कहलाता है। तो जब इसे नीचे खींचती है तो एक इस पे बल लगाती है पृथ्वी, है ना, एक बल लगाती है। तो ये एम और ये जी मिल के बनते हैं वेट। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई बड़ी बॉडी है, अगर ऐसे ही एक बड़ी बॉडी है तो उस पर भी सेम लगेगा, उसके सेंटर से एकदम ठीक 90 डिग्री नीचे की ओर ये वेट होगा। तो इसका वेट और उसके वेट में क्या फ़र्क होगा? देखिए जी तो सेम होगा दोनों का, लेकिन मास अलग अलग होंगे। क्योंकि बॉल छोटी है तो इसका मास कम है, ये बड़ी बॉल है तो मास ज़्यादा है। इसलिए इसका भार अगर मैं 1 लिख दूँ और उसको 2 लिख दूँ तो W1 से W2 बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो वज़न जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना मास है। छोटे बच्चे का वज़न कम होगा, बड़े बच्चे का वज़न ज़्यादा होगा। अब देखिए उपकरण भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, ये आपके पास 2 पेन है। क्या है? 2 पेन है और यहाँ पे एक विंग मशीन है। एक विंग मशीन है, ऐसे रहती है। ये विंग मशीन है। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। ये ऐसा कुछ है। अगर इस पैन में हमने पोटैटोज़ रख दिए, क्या रख दिए? पोटैटोज़ रख दिए, मतलब आलू रख दिए। और इधर हमने क्या किया? एक किलो का बाट रख दिया, ठीक, 1 kg का है और ये बैलेंस हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेट W1 ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू W ऑफ वेटेज, है ना। अब यहां पर लिखेंगे M1 G1 इज इक्वल टू M2 G2। अगर G1 और G2 सेम हो, क्योंकि पृथ्वी में जितनी भी ग्रेविटी होंगी सब सेम होंगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअली में हम तराजू में क्या तुलना कर रहे हैं? मास ऑफ पोटैटो, आलू का द्रव्यमान, और वो जो बाट है उसका द्रव्यमान को हम तुलना कर रहे हैं। मतलब ये मशीन जो है वो क्या तौलती है असली में? मास तौलती है। क्या तौलती है? मास तौलती है, द्रव्यमान को तौलती है। आई बात समझ में? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका विपरीत क्या होगा? आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा आंगनबाड़ी में, ऐसा रहता है ना, ऐसा हैंगिंग रहता है, ये ऐसा ऊपर या नीचे ज़ीरो की ओर रहता है, और ऐसा हुक रहता है। अब इस हुक में कुछ भी टंगा लीजिए। जनरली छोटे बच्चे लोगों के लिए ऐसा एक तो थैला जैसे रहता है ना, इस पे बच्चों को लेटाते हैं। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग बैलेंस नाम है। और स्प्रिंग बैलेंस जो होती है वो वज़न को नापती है। वज़न, भार, वेट तीनों एक है। तो उपकरण भी हमको जानने चाहिए। अब लास्ट आता है यूनिट, क्योंकि हम किलोग्राम, मास किस में होता है? किलोग्राम में। ये हो गया किलोग्राम में, केजी में। लेकिन डब्लू में क्या होता है? एम का होता है और ये जी का होता है। एम का तो किलोग्राम हो गया, और ये क्या है? एक ग्रेविटिक फोर्स है, तो केजीएफ बन जाता है। बहुत आसान है।
स्प्रिंग, स्प्रिंग से आप याद रख लीजिएगा KGF मूवी, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक। प्रयोगशाला वालों के लिए एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ। किलोग्राम जो रहता है ना, किलोग्राम हमेशा ये मास के लिए रहेगा, ये वेट के लिए ये रहेगा, लेकिन इसे न्यूटन में बदला जा सकता है। इसे न्यूटन में बदला जा सकता है, इसे न्यूटन में नहीं बदला जा सकता है। ये आपके लिए था। तो फिलहाल इतना हमने कर लिया है, 20 मिनट का वीडियो भी बन गया है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे।